हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स के शो में, जिसमें हम कंप्लीट करते हैं करंट अफेयर्स के साथ में इम्पोर्टेंट जीके और जीएस के क्वेश्चन। दोस्तों, आज है 14 जून 2021 और आज जो भी नेशनल या इंटरनेशनल न्यूज़ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सभी को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ में इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, साथ में इंस्टा के पेज को भी फॉलो करें। इसके अलावा यदि आप एसएससी रेलवे या फिर किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस या फिर वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया जाता है, तो हाल ही में मनाया गया है 12 जून को। अब जानते हैं इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो 12 जून 2021 को दोस्तों मनाया गया है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, और इसकी थीम क्या रखी गई है, तो एंड चाइल्ड लेबर। दोस्तों, एंड चाइल्ड लेबर इसकी थीम है 2021 की। साथ में ही इसको कौन मनाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या फिर आईएलओ द्वारा मनाया जाता है और 2002 से इसको स्टार्ट किया गया था। इस तरह से याद रखना है। अब बात आई है आईएलओ की या फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना याद रखनी है। 1919 में इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा के अंदर। वर्तमान में अगर हेड पूछे तो है गे राइडर याद रखना है। साथ में ही एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, 1969 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को ही शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, ये भी आपको याद रखना है। साथ में 2021 को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन वर्ष भी घोषित किया गया था, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा अब दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट किए यहाँ पे, जैसे कि बंधुआ मजदूरी। दोस्तों, बंधुआ मजदूरी को संविधान के किस आर्टिकल के तहत समाप्त किया गया था, तो बंधुआ मजदूरी को आर्टिकल 23 के तहत समाप्त किया गया था। और आर्टिकल 23 में है क्या, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार इसमें दिए गए हैं। साथ में बेगार प्रथा अगर पूछे तो ये भी आर्टिकल 23 के तहत समाप्त कर दी थी। साथ में ही दोस्तों मानव अंगों की तस्करी या दुर्व्यवहार को खत्म किया गया था अनुच्छेद 23 के तहत ही। इसके अलावा अगर पूछ ले दोस्तों कि जो 14 से 18 वर्ष के किशोर होते हैं, बच्चे होते हैं, उनसे व्यवसायों में काम करवाने के लेकर प्रतिबंध जो लगाया था, तो वो आर्टिकल 24 के तहत लगाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में देखते हैं। दोस्तों, अक्सर चर्चा में रहने वाला पाक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, पाक्के टाइगर रिजर्व याद रखना है अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। दो ही वहाँ पर इम्पोर्टेंट टाइगर रिजर्व है, तो एक है वहाँ पर पाक्के टाइगर रिजर्व। अब ये क्यों चर्चा में आया है, अरुणाचल प्रदेश का है, तो सबसे पहले इसकी लोकेशन कहाँ पे याद रखनी है कि अरुणाचल प्रदेश के कामेंग ज़िले में ये स्थित है पाक्के टाइगर रिजर्व। साथ में चर्चा का कारण है दोस्तों, ग्रीन सोल्जर्स के वेतन नहीं मिल रहा है, तो इस कारण उन्होंने क्या किया है, वहाँ पर हड़ताल की है। अब आप सोच रहे होंगे ग्रीन सोल्जर्स क्या होता है, तो ग्रीन सोल्जर्स दोस्तों पाक्के टाइगर रिजर्व में जो कर्मचारी है उन्हीं को ग्रीन सोल्जर्स कहा गया है। और साथ में ये पहला टाइगर रिजर्व है जो कि ग्रीन सोल्जर्स या वहाँ के कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा देने वाला है। अब इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय अगर जैव विविधता पुरस्कार पूछा जाए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो पाक्के टाइगर रिजर्व को ही मिला था। और किस लिए मिला, तो हॉर्नबिल पक्षी जो है उसको एडॉप्ट या फिर गोद लेने के लिए ये अवार्ड दिया गया था। साथ में ही नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ये भी याद रखना है। दोस्तों, अगर लोकेशन देखें अरुणाचल प्रदेश की, तो मैप में यहाँ एक नॉर्थ ईस्ट राज्य है, रेड कलर से देख पा रहे होंगे, ये है अरुणाचल प्रदेश, जो कि एक पूर्वोत्तर राज्य है। साथ में इसकी राजधानी है ईटानगर, सीएम है पेमा खांडू, राज्यपाल बीडी मिश्रा हैं। एक फैक्ट और बनता है दोस्तों इससे रिलेटेड कि भारत का सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला अगर राज्य पूछे तो यह है अरुणाचल प्रदेश। केवल 17 व्यक्ति यहाँ पर है प्रति किलोमीटर स्क्वायर में। तो इस तरह से न्यूनतम जनसंख्या घनत्व तो अरुणाचल प्रदेश और कितना है, 17 है। साथ में दोस्तों याद रखना है यहाँ पर मोनपा जनजाति भी निवास करती है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। इसके अलावा दोस्तों हाल ही में असम के अंदर दो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क बनाए गए हैं। एक है छठा नेशनल पार्क रायमोना नेशनल पार्क, और सातवां बनाया था देहिंग पटकई नेशनल पार्क, ये भी आपको याद रखना है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 600 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। तो विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार किस देश के पास है। दोस्तों, ये तो चीन है विश्व में पहले स्थान पर, लेकिन भारत ने भी 600 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है।
अब विदेशी मुद्रा भंडार या फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इससे रिलेटेड फैक्ट जानते हैं। तो सबसे पहले क्या याद रखना है दोस्तों कि भारत विदेशी मुद्रा भंडार में 600 अरब डॉलर के 5 पार पहुंच चुका है। मतलब कि कितना हो गया है, 605 अरब डॉलर हो चुका है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। और इसी के साथ भारत अब कौन से स्थान पर, 5वें स्थान पर आ गया है, ये आपको याद रखना है। साथ में दोस्तों अगर पूछा जाए कि विश्व में पहले स्थान पर, तो चाइना है। साथ में कारण क्या रहा इसको 605 अरब डॉलर के पार पहुंच गया इस लक्ष्य को पार करने में। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जब निर्यात किसी देश का बढ़ जाता है और आयात कम होता है, मतलब कि सीधा सा बोलें तो चीज़ों को बाहर ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे और कम चीज़ों को देश के अंदर मंगाएंगे, तो जिससे क्या होता है, पैसे जो होते हैं भारत के अंदर आए हैं, और इस कारण से ही अभी भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 605 अरब डॉलर हो गया है। और इसी के साथ भारत 5वें स्थान पर आ गया है। अगर विश्व में देखें तो पहले स्थान पर चाइना है, सेकंड जापान, थर्ड पे स्विट्ज़रलैंड, फोर्थ पे रूस और 5वें स्थान पर इंडिया पहुंच चुका है। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट है विदेशी मुद्रा भंडार से रिलेटेड, जैसे कि अगर पूछ ले कि विदेशी मुद्रा भंडार में कौन कौन से तत्व शामिल किए जाते हैं, तो 4 इम्पोर्टेंट तत्व है, जैसे गोल्ड है, विदेशी मुद्रा है जैसे डॉलर, आईएमएफ के पास रिजर्व कोष है, इसके अलावा विशेष आहरण अधिकार भी है, और ये एचडीआर। अब ये एचडीआर क्या होता है दोस्तों, तो एचडीआर होता है आईएमएफ की मुद्रा है, इसको ही एचडीआर कहते हैं। और एचडीआई में कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों, एचडीआर जो है इसमें इंपॉर्टेंट करेंसी शामिल है, जैसे कि डॉलर है, यूरो है, पाउंड है, येन और युआन। ये पांचों करेंसी इसमें शामिल है एचडीआर में, जो कि आईएमएफ की मुद्रा है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में 11-12 जून 2021 को शुरू हुआ यूरो 2020 टूर्नामेंट का संबंध किस खेल से? तो दोस्तों यूरो 2020 का खेल का संबंध है फुटबॉल से, क्योंकि फुटबॉल के 2 ही इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है जो आयोजित किए जाते हैं। एक आपने सुना होगा जो है फीफा, और दूसरा है यूरो। दोस्तों यूरो हुआ है 2020 का संबंध किससे, फुटबॉल से, याद रखना है। और साथ में दोस्तों पहला कौन सा है, 2 इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट आयोजित होते हैं फुटबॉल के, पहला है फीफा और सेकंड है यूरो। ठीक है, अब दोनों को क्या याद रखना है कि सबसे पहले तो ये 4 वर्षों के अंतराल में, यूरो के अलावा फीफा भी 4 वर्षों के अंतराल में ही मनाया जाता है या फिर आयोजित किया जाता है। इसके अलावा अगर 2020 में जो यूरो 2020 होने वाला था, कोरोना के कारण स्थगित हो गया, और ये 2021 में आयोजित किया जाएगा। साथ में ही ये 11 देशों में इसका आयोजन होने वाला है। अगर लास्ट में दोस्तों पूछा जाए 2016 की विजेता टीम, क्योंकि अगला जो होगा 2020 में 4 साल के अंदर होता है, तो 2016 में पुर्तगाल इसमें जीता था। साथ में यूरो की स्टार्टिंग पूछे, यूरो कप से स्टार्ट किया गया था, तो 1958 से इसको शुरू किया गया था। इसके अलावा दोस्तों आप फीफा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जान लेते हैं। फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन स्थापना हुई थी 1904 में। अध्यक्ष है एन इन्फेंटिनो। साथ में इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिक, स्विट्ज़रलैंड के अंदर। अब दोस्तों जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, ये हाल ही में जो हुआ था 2018 में, और अब कब होगा तो 2022 में होगा। तो अभी जो हुआ था उसमें विजेता टीम थी फ्रांस, और इसने किसको हराया था, तो क्रोएशिया को हराया था। अब 2018 के बाद फीफा वर्ल्ड कप 2022 में होगा, जो कि कतर दोहा के अंदर आयोजित होने वाला है, ये आपको याद रखना है। साथ में दोस्तों संतोष ट्रॉफी का संबंध भी फुटबॉल से ही, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा दोस्तों सुनील छेत्री ने अभी हाल ही में रिकॉर्ड बनाया था 74 इंटरनेशनल गोल करके, और लियोनल मेसी को इन्होंने पीछे छोड़ा था, जिनके कितने थे 72। इस तरह से ये फैक्ट भी याद रखना है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में उच्च शिक्षा, याद रखना है दोस्तों, हायर एजुकेशन पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार कितने प्रतिशत छात्रों का जो नामांकन है वर्ष 2015-16 से 19-20, मतलब कि 5 वर्षों में उसमें कितने % की बढ़ोतरी हुई है नामांकन में? दोस्तों ये बढ़ा है 11.4%, ये आपको याद रखना है। अब हुआ क्या है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट है जो कि 5 सालों में जारी की गई है, और 11.4 इसका % अभी बढ़ चुका है, जो कि छात्र नामांकन में उच्च शिक्षा के अनुसार। साथ में दोस्तों इसको किसने जारी किया है, तो याद रखना है केंद्रीय शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक है, इन्होंने रिपोर्ट जारी की है। अगर इसमें हम देखें कि महिलाओं का कितना रहा है, तो महिलाओं में हुई है इसमें 18.2 नामांकन, मतलब
% इसमें वृद्धि हुई है। साथ में अगर पूछे कि इस रिपोर्ट में छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या रहा, तो ये 26:1 अनुपात रहा, मतलब 26 छात्रों पर एक टीचर है। इस तरह से इस रिपोर्ट में ये अनुपात बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों हाल ही में भी रिपोर्ट जारी हुई थी या फिर नई शिक्षा नीति लागू की है, कौन सी, 2020 की। तो इसमें क्या हुआ, जो हायर एजुकेशन है 10+2 जो होती थी पहले, इसके स्थान पर क्या कर दिया गया है, फॉर्मेट 5+3+3+4 को लागू कर दिया गया है। इस तरह से आपको याद रखना है। अब इसके अलावा दोस्तों अगर पूछे कि जो नई शिक्षा नीति है 2020 की, इसको 34 सालों के तो बाद लागू किया गया है। साथ में ही कस्तूर रंगन जो समिति थी, इसकी सिफारिश पर इसको लागू किया गया है। और इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो ये हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है। ये आपको याद रखना है। साथ में दोस्तों एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग रिपोर्ट 2022 जारी की थी। इसके अनुसार दुनिया में रिसर्च के मामले में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलुरु पहले स्थान पर रहा है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में निधन हुआ है अशोक पनगड़िया जी का, तो ये किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये चिकित्सा से संबंधित है। अशोक पनगड़िया जी, इनको अशोक चक्र भी, अशोक या फिर पद्मश्री अवार्ड भी इनको मिल चुका था। ये आपको याद रखना है। 71 वर्ष की उम्र में इनके कोरोना के कारण निधन हो गया, ये आपको याद रखना है। साथ में दोस्तों क्या याद रखना है कि चिकित्सा के क्षेत्र में न्यूरोलॉजिस्ट थे ये याद रखना है। राजस्थान के रहने वाले हैं अशोक पनगड़िया। साथ में पद्मश्री अवार्ड इनको मिला था। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इससे रिलेटेड दोस्तों, कि भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट या फिर क्या बोलते हैं इसको, हृदय विशेषज्ञ कौन थी, डॉक्टर पद्मावती। ये आपको याद रखना है। साथ में मनुष्य के शरीर की अगर पूछे सबसे लंबी कोशिका, तो ये है तंत्रिका कोशिका, इसी को क्या बोलते हैं, न्यूरॉन। ये याद रखना है। इसके अलावा अगर पूछे कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, ओवरऑल पूछा है दोस्तों यहाँ पर, वो मनुष्य के अंदर थी और ये ओवरऑल है, तो ओवरऑल तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा की होती है। साथ में अगर पूछे मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, तो ये होती है शुक्राणु या फिर स्पर्म बोलते हैं। इसके अलावा दो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों, या फिर फुल फॉर्म भी पूछ लेता है डायरेक्ट क्वेश्चन में, जैसे कि एक है ईसीजी। ईसीजी यानी होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो कि किसके लिए टेस्ट के लिए होता है, हार्ट टेस्ट के लिए ये होता है। साथ में एक होता है ईईजी दोस्तों, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम। अब इसका मतलब होता है ये ब्रेन टेस्ट के लिए यूज़ होता है। तो दोनों याद रखना है, ईईजी और ईसीजी। सी मतलब कार्डियोलॉजिस्ट, मतलब ये हृदय से संबंधित है, ये इस तरह से याद रखना है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 26 मई से 6 जून 2021 तक आयोजित यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में किसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है यूके फिल्म फेस्टिवल के अंदर, तो इसमें मिला है दोस्तों तिलोत्तमा सोम को बेस्ट एक्टर का अवार्ड। अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इमेज में, ये है तिलोत्तमा सोम, जिनको मिला है यूके फिल्म फेस्टिवल का अवार्ड और बेस्ट एक्टर के लिए। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो सबसे पहले क्या याद रखना है, तिलोत्तमा सोम को मिला है कौन सा, यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड राहगीर फिल्म के लिए। ठीक है, साथ में राहगीर फिल्म में क्या बताएगा दोस्तों, थोड़ा सा याद रखना है, झारखंड के परिवेश के बारे में इसमें दिखाया गया है। डायरेक्टर है इसके गौतम घोष, और गौतम घोष को भी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड इसमें दिया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। साथ में ही 67वें दोस्तों, हाल ही में 67वें राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार भी दिए गए हैं। और इसमें बेस्ट फिल्म अगर पूछे तो छिछोरे को मिला था, बेस्ट एक्टर मनोज वाजपेयी और धनुष दोनों को मिला था बेस्ट एक्टर, और बेस्ट एक्ट्रेस मिला था कंगना रनावत। इस तरह से तीनों चीज़ें याद रखनी है। साथ में ही दोस्तों बेस्ट फिल्म में ऑस्कर अवार्ड अगर पूछ ले तो ये मिला था नोमाडलैंड को मिला था बेस्ट फिल्म में ऑस्कर अवार्ड। साथ में हाल ही में रजनीकांत को मिला था दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये भी याद रखना है। साथ में दोस्तों इसी के साथ वीडियो यहीं पर एंड होती है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साथ में दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। थैंक यू।